डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनक्यू स्टडी पर। आज इस क्लास में हम लोग जो एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे वह बायोलॉजी जीव विज्ञान से जो पहला चैप्टर है एनसीईआरटी का ये जैव प्रक्रम, उसका एक पार्ट यानी पोषण को हम लोग देखेंगे, चाहे वह पौधों में हो या फिर कीट अमीबा पैरामीशियम में हो या जंतु में हो। इससे रिलेटेड एक एक एमसीक्यू देखेंगे। आइए, यह आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत लाभकारी होगा। सवाल है, क्वेश्चन है कि वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपनी वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं वह क्या कहलाता है। तो जीव जो है, चाहे वह पादप हो या फिर वो जंतु हो, जीव की श्रेणी में ये जो दोनों प्रकार के जीव आते हैं, तो जो पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं फिर उनका उपयोग अपने वृद्धि के लिए और जनन के लिए करते हैं, वो जो विधि है वो पोषण कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला से अब हम लोग शुरू करते हैं कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। दोस्तों, हम अभी पोषण चैप्टर कंप्लीट करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप जब पूरा देखेंगे तो इसके बाद इससे आने वाला एमसीक्यू यानी जैव प्रक्रम में पोषण से आपसे नहीं छूटेगा, इसलिए आप अंत तक बने रहिएगा। पौधे में जो वाष्पोत्सर्जन की बात है यह पत्तियों में होता है। अगर आप पत्तियों को गौर से देखेंगे तो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये आपको नंगी आंखों से अगर नहीं दिखे तो इसके लिए फिर आपको जो है सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उन्हें एस्टोमेटा के नाम से जाना जाता है और इसी के जरिए भोजन बनाने के पश्चात पौधे में जो पानी की मात्रा बच जाती है पौधे उसे वायुमंडल में छोड़ देते हैं, फ्री कर देते हैं। तो ये चीज़ यानी ये वाष्पोत्सर्जन होता है किसके जरिए? पत्ता के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। और ये क्यों होता है कि भोजन बनाने के पश्चात जो जल की मात्रा बच जाती है उसको पौधे वापस वायुमंडल में छोड़ते हैं और जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसको एस्टोमेटा कहते हैं, उसी के जरिए वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि मनुष्य का जो वृक्क है, वृक्क बोलते हैं किडनी को, तो मनुष्य का जो किडनी है, जो दो किडनी दोनों बाएं और दाएं साइड में लगा रहता है, वो किससे संबंधित है? तो किडनी जो है वह जो है उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। ऑप्शन सी होगा। जब हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे यानी उत्सर्जन से संबंधित जब एमसीक्यू करेंगे तो उससे इससे रिलेटेड उसमें हम डिटेल्स में देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन तीसरा है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है। तो जिस प्रक्रम के द्वारा हमारे शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती है वह श्वसन कहलाता है। श्वसन की क्रिया के द्वारा ही ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसी वजह से आप किसी भी ये का देखिएगा तो वहाँ मतलब जो फास्टिंग का सिस्टम है किसी भी धर्म समुदाय में, तो वहाँ फास्टिंग में पानी खाना तो बंद रहता है, लेकिन श्वसन जो है अगर बंद कर दिया जाए तो पता चले कि आदमी वहीं ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि श्वसन की क्रिया से ही हमारे शरीर को हर क्षण ऊर्जा की प्राप्ति होती रहती है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, यानी अगर वह क्रिया नहीं हो तो वह जीव का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो वह है श्वसन की क्रिया, जो सभी जीवों के लिए आवश्यक है और यह क्रिया हर क्षण जो है चलती रहती है, एक क्षण के लिए भी यह क्रिया अवरुद्ध नहीं होती है। नेक्स्ट सवाल है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम जो है यह किस में पाया जाता है? पांचवा का सही जवाब होगा कि क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्लोरोफिल जो है यह पत्ती में पाए जाने वाला एक प्लास्टिड है, वर्णक है। तीन प्रकार के प्लास्टिक होते हैं, एक वर्णी लवक, अवर्णी लवक, तो उसमें जो है और एक हरित लवक। तो ये हरित लवक क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है, जो कि पौधे की पत्तियों में पाया जाता है। और इसका कार्य ये होता है क्लोरोफिल का कि जब इस पर सूर्य के प्रकाश की किरण पड़ती है तो वह उस फोटोन एनर्जी को जो है यह चेंज कर देता है, जिससे मदद ये मिलती है कि पौधे को भोजन बनाने में सहायता मिलती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर कोई कन्फ्यूजन बाकी रह जाता है इस वीडियो के बाद तो आप वो कमेंट करके हमें बताइएगा, हम कोशिश करेंगे हमारी टीम की आपके इस कन्फ्यूजन को दूर करे। सवाल है कि मानव के हृदय में पाए जाते हैं, तो मानव का जो हृदय है वो 4 वेशम पाया जाता है, यानी मानव के हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, दायां और बायां, 2 अलिंद और 2 निलय।
दाएं साइड के अलिंद को दायां अलिंद कहते हैं, बाएं साइड के अलिंद को बायां अलिंद, और 2 नीले पाया जाता है। तो ये कुल 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है यह पौधे में, यानी जो भी स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है कि जो हरे रंग के वर्णक है, पत्ती जो हरे रंग की है, तो पौधे का जड़ से जल की प्राप्ति होती है, और जल को जो है, जड़ से जल की जो प्राप्ति होती है, उस जल को क्या करता है कि मतलब जाइलम के द्वारा वो जल जो है पौधे के पत्ती तक पहुंचता है। किसके द्वारा? यहाँ भी एक प्रश्न बनेगा। तो वो जाइलम उत्तक के द्वारा पहुंचता है, और जल H2O होता है। उसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से ग्रहण करता है, CO2 होता है। और जो प्रकाश की जो किरण है जब क्लोरोफिल पर पड़ती है, तो क्लोरोफिल उससे एक ये मतलब वहाँ पर वो चेंज होता है, और वो उस चेंज होकर के क्या करता है कि इसको यानी H2O को वह तोड़ देता है, ऑक्सीजन को अलग और हाइड्रोजन को अलग। ऑक्सीजन अलग टूट जाता है, और हाइड्रोजन जो है वह क्या बनता है कि अलग टूटता है। हाइड्रोजन अलग टूट के C6H12 और O26 बनाता है। तो C6H12 और O6 ये चीनी का सूत्र है, यानी ग्लूकोज बनाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और ये जो O2 जल को टूट करके जो O2 बनता है, ये O2 वायुमंडल में वापस चला जाता है। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया चलती रहती है, उस दौरान हमें जो है पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को प्यूरिफाई करके ऑक्सीजन के रूप में हमें देते रहते हैं। तो जब तक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी उतना ही देर यह क्रिया संभव है। यानी रात में अगर चूंकि सूरज की रोशनी तो नहीं होती है, तो पेड़ पौधे उस वक्त प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं, जिस वजह से रात में पौधे ऑक्सीजन नहीं छोड़ते हैं। पौधे तभी तक ऑक्सीजन छोड़ते हैं कब? जब तक वहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्यों? क्योंकि जब जल जो है जल को तोड़ता है 2 हिस्सों में, आप अपघटन अभिक्रिया पढ़े होइएगा, तो जल को 2 हिस्सों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग तोड़ता है, तो यही ऑक्सीजन वायुमंडल में आता है, और हाइड्रोजन जाकर के जो है ग्लूकोज का निर्माण करता है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 8 है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? तो कोशिका झिल्ली जो है जिसके अंदर राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और जितने भी कोशिकांग हैं, न्यूक्लियस है, ये सभी पाए जाते हैं। तो ये जो झिल्ली है कोशिका की, यह झिल्ली अर्धपरागमय झिल्ली होती है। यानी 8वां का ऑप्शन नंबर सी सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट है कि दही जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? यानी दूध से जो दही का जमना है परिवर्तन के रूप में, तो हम लोग पीछे क्लास में पढ़े हैं कि वो भौतिक नहीं बल्कि रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि दूध से दही तो बनाया जा सकता है, लेकिन दही से दूध नहीं बनाया जा सकता है। दूध से जो दही बनता है वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया उसमें मदद करता है, जिसकी वजह से दूध से दही बनता है। दूसरा है कि दही में जो है वो मतलब लैक्टोबैसिलस, तो लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। अब है कि इनमें से कौन सी क्रिया होती है? तो वो किण्वन की क्रिया से जो है दही बनता है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 10 है कि मानव में डायलिसिस थैली होती है। तो मानव की जो डायलिसिस थैली है, डायलिसिस बोलते हैं कि जब मानव का यानी मनुष्य का किडनी काम करना बंद कर देता है, तो फिर उसे जो है यानी ब्लड का जो प्यूरिफिकेशन किडनी करता है, उस क्रिया को कृत्रिम ढंग से अलग से मशीन के द्वारा कराया जाता है, जो कि नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग कौन है? मछली का जो मुख्य श्वसन अंग है, मछली जो है वह गिल्स से सांस लेती है, जिसको गलफ्रे कहते हैं। मनुष्य जो है सांस लेने के लिए फेफड़ा और नाक दोनों का इस्तेमाल करता है। जब हम श्वसन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें उससे जो रिलेटेड MCQ करेंगे, तो फिर वहाँ हम डिटेल्स में आपको बताएंगे कि मनुष्य नाक से सिर्फ वायु ग्रहण करता है, लेकिन जो हम जानते हैं कि मनुष्य सांस में ऑक्सीजन लेता है, तो वहाँ पर फेफड़ा कैसे उसको कार्य करता है उसको देखेंगे। नेक्स्ट सवाल है कि पौधे में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? पौधों में गैस के निष्कासन के लिए जिस क्रिया का, यानी गैस जो पौधे बाहर छोड़ते हैं वायुमंडल में, वह क्रिया कौन सी क्रिया होती है? तो वह क्रिया होती है विसरण की क्रिया। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही जवाब होगा। अगला सवाल है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल वर्णक जो है उसका रंग हरा होता है, हम सभी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक बोले तो
फंगी कहेंगे इसको। तो फंगी में किस प्रकार यानी कवक में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? तो पोषण जो है इसमें मृत जीवी पोषण होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। यानी कि यह स्वपोषी नहीं होता, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, बल्कि जो मृत यानी जो ख़त्म खराब हो चुके ये जीव जंतु होते हैं उससे अपना भोजन का निर्माण का कार्य करता है। मृत जीवी पोषण जो है इसमें होता है। अगला है सवाल की क्वेश्चन नंबर 15 है कि पोषक पदार्थ सजीवों को किस प्रकार सहायता करता है? तो पोषक पदार्थ से जो सजीवों को सहायता मिलती है कि पोषक पदार्थ का जब हम लोग ग्रहण करते हैं तो उससे शारीरिक संरचना बनती है, शरीर के संरचना के निर्माण में वह कार्यरत होता है। पोषक पदार्थ से शरीर की वृद्धि होती है और अगर किसी शरीर के किसी अंग में टूट फूट या कट फट या किसी भी प्रकार की कोई ये हो गई तो उसके मरम्मत में भी हमारे पोषक पदार्थ से सहायता मिलता है। यानी डी इसका सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगला है कि पौधे में भोजन किसके द्वारा बनता है? तो हम सभी जानते हैं कि पौधे में जो भोजन बनने की क्रिया है उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। उसके लिए जो जरूरी चीज़ होता है वो पत्ती में भोजन तैयार होता है, इसलिए पौधे का किचन पत्ती को भी कहा जाता है। वहाँ ज़रूरत किसकी होती है? तो वहाँ ज़रूरत होती है H2O जल की, जो कि जड़ से मिलता है और जाइलम के द्वारा वो पत्ती तक पहुँचता है और वायुमंडल से मिल जाता है CO2 और फिर सूरज की प्रकाश। और प्रकाश करता क्या है कि H2O को तोड़ देता है, तोड़ के ऑक्सीजन अलग करता है और C6H12 और O6 ग्लूकोज का निर्माण करता है। फिर ये फ्लोएम के द्वारा यानी जो भोजन पौधे अपना भोजन तैयार कर लेता है उसको फ्लोएम के द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। तो ये इसका जो सही जवाब हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि पौधे जो है वो पत्तियों के द्वारा अपना भोजन तैयार करता है। आगे है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होगी? तो प्रकाश संश्लेषण में हम पीछे लगातार आपको बता रहे हैं कि वो यानी सूरज की रोशनी की आवश्यकता होगी। जब सूरज की रोशनी पत्ती पर पड़ेगी तो पत्ती क्या करेगा कि वो क्लोरोफिल उसमें है, वो हरा क्लोरोफिल उसको सूरज की रोशनी से ऊष्मा प्राप्त करके उसके पास जो जल है उस जल को यानी उस जल के जो ये है उसको अलग अलग तोड़ते हैं, हाइड्रोजन को अलग करते हैं, ऑक्सीजन को अलग करते हैं। तो ये दिन में ही यह 18 है कि पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। यानी फ्लोएम किस चीज़ को संवाहक बोलते हैं कि जो ढोने का काम करता है उसको संवाहक बोलते हैं। तो फ्लोएम कौन सा काम करता है? तो फ्लोएम का काम है यह भोजन को पत्ती से उठा करके धो करके जो पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। जाइलम कौन सा काम करता है? तो जाइलम करता है कि पानी जो पौधे जड़ से ग्रहण करते हैं उसको पौधे के पत्ती तक पहुंचाने का काम करता है। जाइलम और फ्लोएम ये दोनों जो है ये पादप में पाए जाने वाले उत्तक है, जो ये मतलब एक का काम है पानी को ढोना, दूसरा का काम है भोजन को ढोना। 19वां नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। कहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकलता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है वह जो अभी हम पीछे बता रहे थे आपको कि H2O को जब सूरज की प्रकाश की किरण पड़ती है पत्ती पर और वो जो क्लोरोफिल उसको चेंज करके H2O को जो ब्रेक करता है तो हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन जो अलग होता है। तो यहाँ O2 यानी हमको ऑक्सीजन की जो प्राप्ति हो रही है वो जल से हो रही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे सही जवाब होगा। अगला है कि प्रकाश संश्लेषी अंगक है, यानी किस अंग में प्रकाश संश्लेषण का कार्य होता है? तो यह पत्ती में होता है, हम सभी जानते हैं। ऑप्शन ए इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो स्वपोषी उसी जीव को कहते हैं, यानी स्वपोषी पोषण तब होता है जब जीव अपना भोजन स्वयं तैयार कर ले, वो किसी भी प्रकार से किसी भी अन्य चीज़ों पर आश्रित न हो। जैसे अगर हम बात करें कि कुछ चीज़ जो है वो मृत जीवी पोषण करते हैं, यानी मृत चीज़ों पर आश्रित रहते हैं, भोजन अलग से नहीं बनाते हैं और मनुष्य की तरह वो जो है निर्भर ना होकर के मृत चीज़ों पर निर्भर रहते हैं, तो उसे हम मृत जीवी पोषण कहते हैं, परजीवी के रूप में ही आता है। लेकिन जो स्वपोषी है या अपना भोजन स्वयं बनाता है तो इसमें ऑक्सीजन, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश और जल के लिए आवश्यक नहीं है। वो ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि ऑक्सीजन तो मिलता ही है
आवश्यकता CO2 की होती है, क्लोरोफिल की होती है, सौर प्रकाश की होती है और जल की होती है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि इनमें से किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। तो अमीबा जो जीव है, जो कुछ इस प्रकार का अमीबा का ये बनता है। तो अमीबा अगर अपना भोजन देखता है, अमीबा के पास कोई अमीबा जो है वह सबसे पहली बात ये कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है, यानी उसका पूरा शरीर जो है वो केवल एक कोशिका का बना है। हम लोग का शरीर जो है वो हजारों नहीं लाखों करोड़ों कोशिका का बना है, लेकिन अमीबा केवल एक कोशिका का बना जीव है। तो जब वह भोजन देखता है तो अपना इस प्रकार से वो शरीर के अंग को फैलाता है कि इससे भोजन को वह घेर करके अपने आप स्वयं वो अंदर कर लेता है, और भोजन जब उसके अंदर आ जाता है तो फिर उसका पाचन उसी कोशिका के सहायता से करता है। यानी अमीबा जो भोजन ग्रहण करता है अपने शरीर के अंग के फैला करके, जो भोजन को चारों ओर अंदर लेने का कोशिश करता है, उसको कहते हैं कूटपाद। ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पाचन क्रिया पूर्ण होती है। पाचन की क्रिया जो मनुष्य में हम लोग जो भोजन करते हैं, तो पाचन का जो भोजन के पाचन का शुरुआत है ये तो मुख से शुरू हो जाता है, यानी हम लोग दांत से चबाते हैं तो पाचन समझिए यहीं से शुरू हो गया। तो और लेकिन हर जगह यह पाचन की क्रिया होती है, आमाशय में हो, बड़ी आंत, छोटी आंत, सभी जगह। तो इसमें जो पूर्ण होती है यह छोटी आंत में जा करके ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं। तो छोटी आंत के दीवार में जो पाई जाने वाली ग्रंथि है जहाँ से स्राव होता है उसको आंतरस एवं सक्कस एंटीरिकस के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि ए और बी दोनों सही जवाब है। नेक्स्ट है कि स्वाद कलिका कहाँ पाई जाती है। स्वाद कलिका के ही मौजूदगी से हमें किसी भी भोजन के स्वाद का पता चलता है। तो उससे खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, ये सारे जो स्वाद हमें पता चलता है, तो यह कहाँ से हम पता लगाते हैं। तो हम तो सेंस ऑर्गन्स में भी पढ़ें कि हम लोग अपने यानी टंग, जबान से किसी भी चीज़ का स्वाद का पता लगाते हैं, चखते हैं। तो स्वाद कलिका भी कहाँ पाया जाएगा, जबान पे पाया जाएगा। यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 25वां नंबर सवाल का, कि स्वाद कलिका जो है वो जीभ के ऊपरी सतह पर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही जवाब होगा। अगला सवाल है कि आमाशय के अग्रभाग को क्या कहा जाता है। आमाशय का जो आगे का हिस्सा है उसको कार्डियक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कार्डियक के नाम से। ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल है कि मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है। मुख गुहा का जो पिछला भाग है दोस्तों, इस 27वां नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि ग्रसनी के नाम से जाना जाता है मुख गुहा का पिछला भाग। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28 है कि छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नली नुमा रचना को क्या कहते हैं। 28वां का जो सबसे सही जवाब होगा कि छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर जो पाई जाने वाली एक छोटी नली नुमा रचना होती है, इसका 28वां का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि उसको सिक्कम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि ये छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका अधिक होती है। तो छोटी आंत में जो भोजन का पाचन होता है उसमें सबसे अधिक भूमिका पित्तरस, अग्नाशय सभी का होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो है ये ऑप्शन नंबर डी सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट है कि आमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं। यानी आमाशय में जो अधपचा हुआ भोजन है, जो थोड़ा सा लेई की तरह दिखता है, लेई की तरह हो जाता है, उसको किस नाम से जाना जाता है। तो आमाशय में जो भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं आमाशय में जाता है, वहाँ वो पचता पूरी तरह से नहीं है, उसमें जो एंजाइम्स वगैरह मिलते हैं तो वो जैसे हम लोग लेई बनाते हैं उस प्रकार का हो जाता है, और उसको जाना जाता है 30वां का ऑप्शन नंबर ए के काइम के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। तो इस 31वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के रूप में उसका उत्तर जाना जाएगा कि एमिनो अम्ल के विखंडन से जो बनता है वो अमोनिया बनता है। अगला सवाल है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो इससे पीछे भी हम लोग किए हैं कि स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल की ज़रूरत है, सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत है, जल की ज़रूरत है और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है। अर्थात ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा कि इनमें से सभी की आवश्यकता हमें स्वपोषी प्रकार के पोषण में होती है। अगला सवाल है कि मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशोषी अंग है, यानी सोखने का कार्य करता है। तो अवशोषी अंग के रूप में मनुष्य के आहार नाल का जो अवशोषी यानी जिसका अवशेषी अंग है, यानी जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है, अवशेष के रूप में वो बचा हुआ अंग है, वह है अपेंडिक्स।
ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही जवाब होगा। हालांकि कुदरत का बनाया हुआ सिस्टम में मनुष्य हो या कोई भी जीव जंतु हो, यह प्राकृतिक ढंग से यह पैदा किया गया है, तो प्राकृतिक कोई भी ऐसे चीज़ का निर्माण नहीं करता है जिसका कोई अर्थ नहीं हो सकता है कि अभी यह जो है रिसर्च में नहीं आया है, लेकिन इसका कोई ना कोई कार्य होगा। लेकिन फिलहाल यह अवशेषी अंग है, यानी मनुष्य के पाचन सिस्टम में, यानी पाचन का जो पूरा क्रिया है उसमें अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं है। नेक्स्ट सवाल है कि दांत अस्थि क्षय का कारण क्या है, यानी दांत में अस्थि क्षय होने का क्या कारण, दांत क्यों खराब होना शुरू होता है। तो इसका जो सबसे ज़रूरी ये है कि हम लोग जो मीठी चीज़ों का सेवन करते हैं तो वो दांत में फंसा रह जाए, इसके वजह से होता है। बैक्टीरिया के द्वारा अम्ल निर्माण होता है, उसके वजह से भी होता है। और अगर हम अपनी नियमित रूप से दांतों की सफाई ना करें तो फिर जो है वह दांत का क्षय होना शुरू होगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। इसीलिए हम लोग को जो है बताया जाता है कि दांतों का नियमित रूप से सफाई करना है। और जो हमारा टूथपेस्ट होता है, चाहे वो हम किसी भी कंपनी के टूथपेस्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जो है भस्मीय टूथपेस्ट होता है। और इसके वजह से क्या होता है कि अगर हमारे दांत में थोड़ा सा भी अम्लीयता की मात्रा है, जिससे हमारे दांत के क्षय होने की ये है, तो उसको वह कंट्रोल करता है, उदासीन करता है। अगला सवाल है कि डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं। तो डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा के लिए जो कठोर परतें पाई जाती है इसको इनामोल के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे सही जवाब होगा। दोस्तों हम इसमें जो है सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे ज़रूर दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा भी। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप अभी इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आएगा तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और जीके जीएस के किसी भी प्रकार के प्रश्न या सेट्स की आपको आवश्यकता है तो आप कमेंट करके बताइए, हम उपलब्ध कराने की संपूर्ण कोशिश करेंगे। नेक्स्ट सवाल है कि पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण कहाँ होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा कि कोशिका का जो मुख्य द्वार है उसके द्वारा पैरामीशियम भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। अगला सवाल है कि पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को किस नाम से जानते हैं। तो पैरामीशियम जो है, अमीबा और पैरामीशियम ये जीव हैं। इसमें जो भोजन का मतलब पाए जाने का जो तरीका है यह परजीवी पोषण या फिर प्राणी संपोषण के नाम से जाना जाता है। तो इसका प्राणी संपोषण, ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर होगा। अगला है 38वां, मनुष्य भी जो है वो प्राणी संपोषण के रूप में जाना जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्राव करता है, यानी हमारे जो आमाशय में है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्राव होता है जिससे हमारे भोजन के पाचन में सहायता मिलता है। इसी की मात्रा जब बढ़ जाती है तो हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है और उसे दूर करने के लिए हम लोग जो है एंटी एसिड के रूप में या तो दवा खाते हैं या फिर खाने का सोडा को इस्तेमाल करते हैं। किसके वजह से कि हमारे पेट में जो एसिडिटी होती है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में आप कहते हैं कि पेट में गैस बन गया है, तो वो एसिडिटी जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अधिक स्त्राव के कारण होता है। और जब ये अधिक स्त्राव हो जाता है तो इसको उदासीन करने के लिए हमें जो हल्के भस्म की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर अधिक भस्म ले लेंगे तो क्या होगा कि पूरे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वो उदासीन कर देगा, तो फिर भोजन का पाचन ढंग से नहीं हो पाएगा। तो हल्का भस्म लेते हैं ताकि वो जितना एक्स्ट्रा हुआ है, जितना की ज़रूरत है उसको छोड़ के जो एक्स्ट्रा हुआ है उसको वो उदासीन कर देता है। तो इस 38वां का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए के रूप में उत्तर जाना जाएगा कि यह भित्तीय कोशिका है। अगला सवाल है कि मनुष्य के मुख्य गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है। तो मनुष्य के मुख्य गुहा में जो है वो 3 जोड़ी लार ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। अगर आप हमसे पहले उत्तर कर पा रहे हैं तो आप वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, किसी भी प्रश्न का आप उत्तर पहले कर पा रहे हैं तो। नेक्स्ट है कि पेप्टोन पेप्टाइड्स का निम्नलिखित में किस रूप में जोड़ता है। पेप्टोन जो है पेप्टाइड्स को किस रूप में जोड़ता है, इसका सही जवाब है कि वह एमिनो अम्ल के रूप में तोड़ता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस छिद्र द्वारा ग्रास नली से जुड़ी होती है। इसमें से किस छिद्र के द्वारा जो है ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ी होती है। तो यह है निगल द्वार, ऑप्शन नंबर ए, निगल द्वार के द्वारा जो है ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ी होती है। अगला है कि अमीबा का मुख्य भोजन क्या है। तो अमीबा जो भोजन के रूप में ग्रहण करता है वो ज़रूरी नहीं कि एक ये हो, वो शैवाल के टुकड़ा को भी ग्रहण कर सकता है, डाइटम हो या कोई एक कोशिकीय जीव हो या बैक्टीरिया हो, यानी इन सभी को वो अमीबा जो है अपने भोजन के रूप में ग्रहण
कर सकता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब होगा। अगला है कि ग्रहणी किसका भाग है, तो ग्रहणी जो है यह छोटी आंत का भाग है। ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे सही जवाब होगा। दोस्तों यहाँ अभी हम लोग जो है 40-45 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि जैव प्रक्रम के पोषण चैप्टर से था उसको कवर किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत लाभकारी साबित होगा। इसके अतिरिक्त यदि आपके पास कोई कन्फ्यूजन बाकी रह जाता है या किसी प्रश्नों का उत्तर की आपको कमी है तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमसे उत्तर पता कर सकते हैं, और आप कमेंट करके बताइए और साथ यह वीडियो पसंद आया या नहीं। और अब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।